जैन कैडेट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस समय अपना फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हम आज का टॉपिक है हमारा वेपन ट्रेनिंग, आप देख सकते हैं। और इसमें हम जो है अपनी हैंडबुक का ही यूज कर रहे हैं ताकि हम सारे टॉपिक कवर करें, हमसे कोई भी टॉपिक छूटे ना। और इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक एक चीज़ जो है समझ सकें। आपने लगातार बी और सी सर्टिफिकेट में वही चीज़ें पढ़ी है, तो उनका बस सिर्फ रिवीजन करना है ताकि आप ये पेपर में यदि कोई चीज़ पूछी है तो आप उसे छोड़ें ना। चलिए, पहले कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपने बी और सी सर्टिफिकेट की दृष्टि से, और इनकी डेफिनेशन लगभग हर साल पूछ ली जाती है। तो मैं सबसे पहले उन वर्ड्स को ही डिस्कस करूँगा आपके सामने। और जैसा कि वही है, साइट अलाइनमेंट, साइट पिक्चर है जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं चैप्टर खोल ले रहा हूँ। चैप्टर है हमारा वेपन ट्रेनिंग, और इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वह पॉइंट ऑफ एम की, जिससे POA शॉर्टकट होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ एम। और परिभाषा इसकी टारगेट के ऊपर जहाँ पर हम अपना फायर डालने के लिए जिस पॉइंट को चुनते हैं उसे पॉइंट ऑफ एम कहते हैं। यानी कि टारगेट के ऊपर का वह भाग या वह स्थान जहाँ पर हमें अपना फायर डालने के लिए निशाना लगाते हैं या अपना फायर डालने के लिए जिस स्थान को चुनते हैं वह पॉइंट ऑफ एम कहलाता है। इसके बाद है MPI। MPI क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। टारगेट के ऊपर फायर की गई गोलियों के ग्रुप के मध्य को MPI कहते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। जो हमने फायरिंग की है किसी टारगेट के ऊपर, तो उसका जो ग्रुप बना है उसकी जो मध्य भाग है, ठीक है, प्रभाव का मध्य भाग, उससे हम कहते हैं मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसके बाद इसमें आपने एक वर्ड सुना है ग्रुप, तो ग्रुप क्या होता है उसकी डेफिनेशन सुनिए। टारगेट के ऊपर फायर की गई गोलियों का वह जो खाका बनता है उसे ग्रुप कहते हैं। टारगेट के ऊपर फायर की गई गोलियों का जो खाका बनता है उसे ग्रुप कहते हैं। आपने यदि 5 गोलियां फायर की तो उसका जो खाका बना है, मतलब जो 5 गोलियों के जो छेद हैं, तो वो सब मिला करके वो एक ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर है जीरोइंग। तो जीरोइंग क्या होती है? टारगेट को सेट करने के लिए की जाती है, ठीक है। इसकी परिभाषा है हथियार के ऊपर लगी हुई साइटों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने की हरकत को देखकर MPI को सही जगह पर लाने की कार्रवाई को जीरोइंग कहते हैं। अर्थात हथियार के ऊपर जो साइटें लगी होती हैं उनको दाएं बाएं या ऊपर नीचे की हरकत देख करके सेट करना, इनकी MPI को सेट करना ही जीरोइंग कहलाता है, ठीक है। अगला है साइट अलाइनमेंट। इसमें फायरर की आंख अपर्चर हॉल का मध्य तथा फोर साइड की टिप तक बनने वाली काल्पनिक रेखा को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। इसकी गलती बढ़ती रेंज के साथ बढ़ती है और अंत में गोली टारगेट को छोड़ जाती है, ठीक है। तो ये है आपका साइट अलाइनमेंट। फिर से एक बार समझ लीजिए, फेरर की आंख अर्थात जो निशाना लगा रहा है उसकी आंख, अपर्चर हॉल का मध्य जो टाइप का होता है, और फोर साइड की टिप जो फोर साइड ब्लेड होता है वहाँ तक, आंख से अपर्चर हॉल का मध्य फोर साइड की टिप तक बनने वाले काल्पनिक रेखा को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। और इसकी गलती बढ़ती रेंज के साथ बढ़ती है और अंत में टारगेट को गोली छोड़ जाती है, ठीक है। साइड पिक्चर, अलाइन की हुई साइट को, या हम इसमें सीधे साइट अलाइनमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, हम दोबारा स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे फायरर की आंख अपर्चर हॉल का मतलब फोर साइड की टिप तक बनी काल्पनिक रेखा को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाने पर जो काल्पनिक रेखा बनती है उसे साइड पिक्चर कहते हैं। साइड पिक्चर की गलती बढ़ती रेंज के साथ समान अंतर में रहती है, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सिद्धांत। तो फायरिंग के सिद्धांत क्या हैं? फायरिंग के 3 सिद्धांत हैं: मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई, ठीक है। ट्रिगर ऑपरेशन को शॉर्टकट में TU बोलते हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है। जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं बीच बीच में बताता चलूँगा आपको। चलिए, अगला है हमारा पोजीशंस। राइफल फायरिंग की जो पोजीशंस होती हैं, आप जानते हैं फायरिंग की पोजीशन जो है आड़ के हिसाब से इख्तियार की जाती है, हमें जिस हिसाब की आड़ मिलती है उस हिसाब से। तो फायरिंग की 4 पोजीशंस हैं। सबसे पहले लेइंग, हम नीचे से शुरू करेंगे। लेइंग, सिटिंग, नीलिंग और स्टैंडिंग, ठीक है। तो लेइंग पोजीशन तब की जाती है जब हमारे पास 1 से 1.5 फुट की आड़ होती है, ठीक है। 1 से 1.5 फुट की आड़ पे लेइंग पोजीशन। उसके बाद सिटिंग पोजीशन तब होती है जब हम ऊपर से नीचे फायर कर रहे हो, चोटी से नीचे के लिए या ढलान वाले एरिया पे फायर कर रहे हो, तो हम सिटिंग पोजीशन में फायर करते हैं। नीलिंग पोजीशन हम तब इख्तियार करते हैं जब हमारे पास 2 से 2.5 फुट की आड़ होती है, ठीक है। तो नीलिंग पोजीशन 2 से 2.5 फुट की आड़ में, और स्टैंडिंग पोजीशन 4 से 4.5 फुट की हाइट में हम इख्तियार करते हैं। तो वही है 1 से 1.5, 2 से 2.5 और 4 से 4.5। बस सिटिंग पोजीशन बीच में से निकाल दो। सिटिंग पोजीशन का याद रखना, ऊपर से जब नीचे फायर कर रहे हो उसमें हमें आड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम ढलान पे फायर करते हैं, ठीक है। उसमें ऑलरेडी हम ऊपर बैठे हुए होते हैं। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं। कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो NCC में निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं में 4 तरीके की निशानेबाजी प्रतियोगिताएं NCC कैडेट को कराई जाती हैं। पहला होता है ग्रुपिंग फायर, जो कि आप अपने कैंप के टाइम पे भी करते होंगे या फिर वैसे भी बटालियन कराते हैं आप लोगों को। तो ग्रुपिंग फायर में आपका ग्रुप नापा जाता है। आपको पता होगा, आपकी 5 गोलियां लगाई, 7 लगाई, कितने का ग्रुप बना, तो ये है। उसमें ग्रुप के हिसाब से नंबर दिया जाता है। उसमें अगर 2.5 सेंटीमीटर या इससे कम का ग्रुप बनाया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे 40 नंबर।
और यदि 8 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाए तो सिर्फ 4 अंक मिलेंगे। बाकी बीच में और भी कई सारे सेंटीमीटर से 5 का बनेगा तो 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे हैं। फिर एप्लीकेशन फायर में 5 गोलियाँ दी जाएंगी, 1:1 टारगेट होगा और 25 गज वाला हिसाब है जैसा कि उसमें हमारी ग्रुपिंग वाले में। इसमें 40 अंक उसी की तरह होंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें 4 गोले बने हुए होते हैं, बीच में बुल होता है, उसके बाद इनर, उसके बाद मेगा पाई, ठीक है, उसके बाद आउटर होता है। सबके नंबर अलग अलग होते हैं। बीच में जो काला होता है बुल, उसे 8 नंबर, उसके बाहर वाले को 6, उसके बाहर वाले को 4 और सबसे बाहर वाले को 2 अंक मिलते हैं। फिर अगला स्नैप शूटिंग भी 25 गज पे ही आयोजित होगी। टारगेट 11 इसमें यूज़ किया जाएगा और इसमें जितनी हिट आप लगाओगे उतने पे आपको जो है नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। और इसमें ज़्यादातर नंबर 50 होते हैं, ठीक है, पूर्णांक 50 होगा। आपकी एक हिट पे आपको 10 नंबर मिलेंगे, 5 गोलियाँ आपको फायर करनी है, ठीक है। अगला है एडवांस शूटिंग की प्रतियोगिता जो होती है एनआरआई टारगेट, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एनआरआई होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनआरएआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक। टारगेट पर इसकी फायरिंग कराई जाती है इस टारगेट पर, ठीक है। इस टारगेट पर 5 बुल होते हैं और इसमें 3 तरीके की फायरिंग होती है, 3 पोजीशंस में लेट कर, ठीक है, मतलब लेइंग पोजीशन में, नीलिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है कैडेट्स। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टारगेट के प्रकार। तो टारगेट के 3 ऐसा प्रकार लिखने को आता है, तो उसमें आप देख लीजिए। एक तो 1 बाई 1 जो अभी मैंने बताया आपको, उसके बाद एक एनआरआई टारगेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक फिगर 11 टारगेट और 6 फिगर या मतलब फिगर 6 या फिर फिगर 12, ठीक है। तो हो गया 1 बाई 1, फिगर 11, फिगर 6, फिगर 12 और साथ ही साथ कुछ टारगेट और होते हैं जैसे 11, 12, 13 शॉर्ट रेंज के लिए या बंकर टारगेट। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। अगला है हमारा .22 राइफल, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। .22 राइफल, और इसमें क्या है, पहले हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, फिर इसका टेक्निकल डाटा और आखिर में इससे खोलना और जोड़ना देखेंगे। तो .22 राइफल की जो विशेषताएं हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि ये यूगोस्लाविया का बना हुआ हथियार है, विदेश में बना, इंडिया में नहीं बना है, ठीक है। यूगोस्लाविया का बना हुआ हथियार है। ये 75% लकड़ी और 25% लोहे का बना हुआ है। ये हथियार झटका नहीं देता, इसके फायर में आवाज़ नहीं होती, ठीक है। और ये हैंड सैम्पलिंग का हथियार है। ये हथियार कैडेट्स और एएनओ के फायर में होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए दिया जाता है ताकि उनकी घबराहट दूर हो सके। साथ ही साथ हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसे हैंडल करना आसान और इसकी साफ़ सफाई भी आसान है। .22 राइफल लगभग आप सभी ने यूज़ की है, तो इसकी विशेषताओं को लिखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा टेक्निकल डाटा भी आप इसका देखते जाइए। .22 राइफल 2 तरह की हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, .22 डिलक्स एंड .22 मार्क 4। तो आप देख लीजिए, ठीक है। पहले डिलक्स और फिर मार्क 4, मैं दोनों का साथ ही साथ बोलते जाऊँगा। .22 डिलक्स की जो लंबाई होती है 43 इंच होती है और मार्क 4 की 45 इंच, ठीक है। वजन .22 डिलक्स का होता है 6 पाउंड 2 औंस और मार्क 4 का होता है 8 पाउंड 10 औंस, 10.5 औंस। ये है आपकी .22 राइफल, फोटो में भी आप देख सकते हैं, इससे समझने में आपको आसानी मिलेगी। वजन हो गया 6 पाउंड 2 औंस डिलक्स का, मार्क 4 का 8 पाउंड 10.5 औंस, ठीक है। मैगजीन कैपेसिटी .22 डिलक्स की 5 से 10 राउंड और मार्क 4 की भी जो होती है 10 राउंड, ठीक है। .22 डिलक्स की कारगर रेंज 25 गज और .22 मार्क 4 की भी 25 गज। जब यहाँ से लगभग सारी चीज़ें सेम चलेंगी, सिर्फ इसके वजन, लंबाई और मैगजीन कैपेसिटी में थोड़ा अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। मजल वेलोसिटी दोनों की 2700 फीट पर सेकंड, ग्रुप्स दोनों में 6 राइट हैंड साइड के लिए। कैलिबर जो होता है दोनों का .22 होता है, ठीक। रेट ऑफ फायर नॉर्मल 5 राउंड पर मिनट और रैपिड 10 से 15 राउंड पर मिनट दोनों का होता है, ठीक है कैडेट्स। चलिए अब इसको खोलना और जोड़ना देखते हैं, क्योंकि यह है .22 राइफल जो है इतनी आसान होती है कि आपसे कहीं भी खुलवाई जा सकती है। इसमें 4 चीज़ें खोलने को होती नहीं है। तो इसमें खोलना क्या है कि सबसे पहले आप इसका बैनेट निकालें, फिर इसका सीलिंग निकालें, फिर इसका बोल्ट निकालें और फिर केस कलेक्टर को रिमूव कर दें, ठीक है। जोड़ने की भी सेम वही प्रक्रिया है। आप सबसे पहले बोल्ट को जोड़ें, ट्रिगर को दबा दें, ठीक है। उसके बाद आप केस कलेक्टर को इसमें जोड़ें, फिर सीलिंग को, फिर बैनेट को, ठीक। तो ये तरीका था .22 राइफल को जोड़ने का। इसके बाद हम देखेंगे 7.62 mm SLR की पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। और एक गैसीय सिद्धांत पर कार्य करती है। .22 राइफल का मैं बताना भूल गया, वो हैंड सैम्पलिंग एंड बोल्ट एक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 7.62 mm SLR की विशेषताएं देखें तो इसका कैलिबर 7.62 mm होता है, इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं इसमें। इसका कारगर रेंज ज़्यादा होता है, इसकी मैगजीन कैपेसिटी ज़्यादा है, साफ़ सफाई करने में आसान है, खोलना जोड़ना आसान है, इसकी सिखलाई आसान है, ठीक है।
अगला इसका टेक्निकल डाटा, इसमें हम देखेंगे इसकी मजल वेलोसिटी। सबसे पहले देख लीजिए आप 2700 फीट पर सेकंड या 823 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है मजल वेलोसिटी। 2700 फीट पर सेकंड या फिर मीटर में आप इसे लिख सकते हैं 823 मीटर पर सेकंड। वजन है इसका खाली राइफल 4.4 kg और भरी मैगजीन के साथ होता है 5.1 kg। अगर इसमें बैनेट साथ में जोड़ दिया जाए तो इसका वजन हो जाएगा 5.392 kg। ठीक है। और लंबाई है इसकी 11.51.90 mm लॉन्ग बट के साथ 45 इंच आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। mm में 1151.90। सॉरी, ये है आपकी SLR, आप देख सकते हैं। चलिए अगला है इसकी रेंज 275 मीटर या फिर 300 गज, आप जो भी लिखना चाहें। साइड रेंज इसकी 200 से 600 गज तक होती है। ग्रुप्स इसमें 6 होंगे राइट हैंड साइड के लिए। मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड और 20 भरे जाते हैं। कुछ लोग 18 बोलते हैं, लेकिन नहीं 20 है, 20 में 20 ही भरे जाएंगे। रेट ऑफ फायर 5 राउंड पर मिनट नॉर्मल, रैपिड में 20 राउंड और फास्टर देन रैपिड में 60 राउंड पर मिनट तक ये फायर करती है। अगली है हमारी इंसास। ये इंडिया में बनी हुई है, DRDO ने इसे बनाया है और इसका पूरा नाम है 5.56 mm इंसास। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इसकी विशेषताएं देखें तो ये मेड इन इंडिया है। ठीक है। मैगजीन अर्धपारदर्शी है इसकी और इसकी कारगर रेंज अधिक है। इंसास राइफल में जो है नाइट साइड लगाने की सुविधा होती है और 3 राउंड ब्रस्ट करने की भी इसमें सुविधा होती है। इसका बैनेट मल्टीपर्पज़ होता है। आप इसमें जो है दुश्मन को मारने के साथ साथ आप जाली वगैरह भी काट सकते हैं इससे, तो इसका बैनेट मल्टीपर्पज़ होता है। सर इसका टेक्निकल डाटा देखते हैं। कैलिबर 5.56 mm। ठीक है। एमिशन 5.5 × 45 mm का होता है, जिसका एमिशन जिसकी गोली होती है वो। ठीक है। वजन इसका 4.018 kg। ठीक है। सीधे 4 kg आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखना चाहें तो 4.018 kg। ठीक। और साइड रेंजेस की देखें तो 470 मीटर होती है और कारगर रेंज 400 मीटर। ठीक है। अगला है इसकी लंबाई देखें 960 mm। ठीक है। और बैनेट के साथ 1110 mm होगी। mm का मतलब मिलीमीटर। रेट ऑफ फायर नॉर्मल में 20 राउंड और रैपिड में 60 राउंड पर मिनट होगा। ठीक है। प्रति मिनट के हिसाब से है। नॉर्मल यदि हम फायर करेंगे तो 20 राउंड और रैपिड करेंगे यानी कि तेज़ करेंगे तो 60 राउंड। यदि ब्रस्ट करेंगे एक साथ 3 तो ये आपका 150 राउंड पर मिनट इससे फायर होगा। और साइक्लिक फायर अगर करेंगे तो 600 से 650 राउंड पर मिनट इससे फायर होगा। ठीक है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड होती है और इसकी मजल वेलोसिटी 900 मीटर पर सेकंड। ठीक। इसमें 4 प्रकार का एमिशन यूज़ किया जाएगा। बाल राउंड, HD कार्टरी, ब्लैंक राउंड, ट्रेसर राउंड। ठीक है। इसकी सफाई की बात करें तो इसमें सफाई की चिंदी का जो साइज़ होता है वो 10 × 3.75 सेंटीमीटर होगा। और यदि वह तेल के साथ भीगी हुई है चिंदी तो उसका 10 × 2.5 सेंटीमीटर। सफाई के लिए जो सादा चिंदी होगी और वो 10 × 3.75, लेकिन अगर वो तेल में भिगोई जाएगी तो 10 × 2.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। अब अगला है हमारा LMG। ठीक है। 7.62 mm LMG। ये थी इंसास राइफल, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है। बैनेट है ऊपर, फ्लैश होल्डर है, बैरल है, नीचे बट है, पिस्टन ग्रिप है, ट्रिगर है, ट्रांसपोर्ट मैगजीन है। ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंट अर्धपारदर्शी मैंने बताया। चैम्बर यहाँ पे ऊपर नाइट साइड लगा हुआ है, सामने बैनेट हो गया, आपकी सीलिंग है बाकी लगी हुई। चलिए अगला है LMG। ये है आपकी LMG और सबसे पहले हम इसी की देखेंगे विशेषताएँ। तो इसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं गैसीय सिद्धांत पर आधारित हथियार है। ये हवा से ठंडा होने वाला भी हथियार है। ठीक है। ये जितने गैसीय सिद्धांत पे कार हैं सभी हवा से ही ठंडे होते हैं ज़्यादातर। इनकी मैगजीन कैपेसिटी अधिक है। इसमें 30 राउंड की इसकी मैगजीन कैपेसिटी है। ठीक है। इसमें ब्रस्ट फायर करने की सुविधा है। इसकी सिखलाई और हैंडलिंग आसान है। यह एक क्रू वेपन है, मतलब एक से ज़्यादा लोग इसे यूज़ चलाने में लगते हैं, लेकिन एक लोग भी इससे फायर कर सकते हैं। पैदल सेना का बुनियादी हथियार है। इसे आप बाईपैड या ट्राईपैड पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ये कई प्रकार की होती है, जैसे 1, 2, 3 और 4 मार्क। ठीक है। LMG 7.62 mm LMG 1, 2, 3 या फिर 4 मार्क, आप जो भी है उस हिसाब से आप उसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है। मजल वेलोसिटी 823 मीटर, सॉरी यहाँ इसका टेक्निकल डाटा है। मजल वेलोसिटी है इसकी 823 मीटर पर सेकंड की। लंबाई है इसकी 44.45 इंच, 40 लिख सकते हैं 1130 mm। ठीक। बैरल इसका 621 mm का। कुत्तर इसका कुत्तर या कैलिबर एक ही भाई 7.62 mm। ठीक है। ग्रुप्स इसमें 6 राइट हैंड साइड के लिए होते हैं। मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड बता दिया मैंने, लेकिन 28 राउंड भरे जाते हैं इसमें। और वजन इसका 9.2 kg यानी कि तकरीबन 9 किलो से ऊपर ही है, 9.5 के। वैसे एग्जैक्ट है 9.2, लेकिन आप याद रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं कि 9 से ऊपर या 9.5 से 9 से और 9.5 के बीच में है, तो 9.2 kg है इसका। और
इसकी कारगर रेंज है 457 मीटर। यदि बाई पैड पे यूज करेंगे तो इसकी दोगुनी कर दीजिए 914 मीटर। और यदि ट्राई पैड पे करेंगे तो उसकी जो बाई पैड वाली है उसकी दोगुनी कर दीजिए 1828 मीटर हो जाएगा। तो नॉर्मल रेंज है 457, बाई पैड पे यूज करेंगे तो 914 और ट्राई पैड पे यूज करेंगे तो 1828 मीटर। ठीक है। साइट रेंज इसकी 200 गज से 2000 गज तक है। और मेजर वेलोसिटी इसकी होगी। रेट ऑफ फायर की बात करें तो नॉर्मल 28 राउंड पर मिनट, यानी कि एक मैगजीन नॉर्मल में फायर हो जाती है। रैपिड की बात करें तो 3 मैगजीन यानी कि 84 राउंड पर मिनट। ठीक है। साइक्लिक फायर में 450 से 550 राउंड पर मिनट इससे आप फायर कर सकते हैं। अगला एलएमजी को खोलना। तो एलएमजी 5 बड़े भागों में खुलती है। क्या? पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप एंड बाईपार्ट ग्रुप। ये सब लाइन से ही है। सबसे पहले पिस्टन ग्रुप को खोलेंगे, फिर बैरल ग्रुप को, फिर बट ग्रुप को, फिर बॉडी ग्रुप को, फिर बाईपार्ट ग्रुप को। और जब जोड़ा जाएगा तो जो सबसे पहले आपने खोला है वो सबसे बाद में लगेगा, जो सबसे बाद में खोला है आपने वो सबसे पहले लगेगा। सबसे पहले आप जोड़ेंगे बाई पार्ट ग्रुप, फिर बॉडी ग्रुप, फिर बट ग्रुप, फिर बैरल ग्रुप और फिर पिस्टन ग्रुप। तो हालांकि इंसास और एसएलआर या फिर आपकी एलएमजी हो गई, ये आपसे खुलवाई या बंधवाई नहीं जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और इतना टाइम वहाँ पे होता नहीं है। तो आप सिर्फ .22 पर ही ज़्यादा जोर दीजिए। और तो ये था हमारा। इसके बाद हम देखेंगे सफाई कितने प्रकार की होती है, क्योंकि साफ़ सफाई हथियारों की होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं इसकी साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई जो होता है वो 3 तरह की होती है। एक होता है आम साफ़ सफाई, एक होता है फायरिंग के टाइम पे, ठीक है, और एक होता है मौसम के मुताबिक। तो आम साफ़ सफाई क्या होती है इसमें, जैसे कि आप जाएं अपनी कोठ में जाकर के ऐसे सीधे कपड़े वगैरह मार दें। आम साफ़ सफाई का मतलब यही है कि डेली, ठीक है, प्रतिदिन की साफ़ सफाई। आम साफ़ सफाई 3 प्रकार की होती है, डेली, साप्ताहिक या त्रैमासिक। ठीक है, जैसे बोलते हैं क्वार्टरली। वो डेली साफ़ सफाई और एक वीकली होती है। डेली वाले में तो सिर्फ ऐसे ही साफ़ सफाई होती है। वीकली वाले में जो होता है इसकी ऑयल बदली की जाती है। क्वार्टरली वाले में जो होता है इसकी टूट फूट चेक की जाती है। अगर टूट फूट है तो उसे चेंज किया जाता है और बाकी सब में ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है। फायरिंग के लिहाज से 3 प्रकार की साफ़ सफाई होती है। फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान यदि कोई उसमें केस फंस गया है तो, और फायरिंग के बाद। ठीक है। फिर हम मौसम के मुताबिक जो साफ़ सफाई होती है उसमें सिर्फ उसका जो ऑयल होता है वो मौसम के हिसाब से चेंज किया जाता है। तो ये 3 तरह की साफ़ सफाई होती है। और वही साफ़ सफाई वाले यदि हथियार पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं फुल थ्रू, चिंदी, रॉड, ठीक है, और कपड़ा वगैरह या ब्रश जो आप यूज़ करते हो। चलिए, तो ये था हमारा वेपन ट्रेनिंग और ये समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं आपके में दी हुई, जैसे कि एक है स्टेन गन। तो स्टेन गन के विषय में आप सिर्फ इतना जान लीजिए, ये इसे स्टेन मशीन कार्बाइन भी बोलते हैं। ठीक है। ये स्वचालित है और ये गोलियों की बौछार करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल का कारगर हथियार है और ये कई प्रकार की होती है, जैसे मार्क 1, 2, 3, 4 या 6। ठीक है। इसके बाद अगला आपके हैंडबुक में दे रखा है 51 mm मोटार। तो ये क्या है कि इसमें एक और दे रखा है 2 इंच। ठीक है, 2 इंच मोटार प्लाटून हेडक्वार्टर का तोपखाना है। और इसके बाद है आपका पिस्तौल। तो पिस्तौल के विषय में कुछ खास नहीं इसमें, बाकी दे रखा है कि ये मुठभेड़ की लड़ाई का प्रमुख हथियार है। ठीक है। बैरल छोटी होने के कारण इससे सभी दिशाओं में शीघ्रता से फायर किया जा सकता है। यदि इसके प्रयोग पूछे जाएँ, उपयोग या फिर इसका लाभ पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि बैरल छोटी होने के कारण इससे सभी दिशा में शीघ्रता से फायर किया जा सकता है। सेना में प्राय अफसर एवं जेसीओ की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होता है। इसके बाद पिस्तौल से कितने तरीके से फायर होते हैं, तो 2 तरीके से, सिंगल और डबल एक्शन। ठीक है। उसके बाद एसडी ग्रेनेड है। तो इसके विषय में आप जान लीजिए, यह एक हल्का हथियार है। इसे दुश्मन के ऊपर जीएम राइफल, ठीक है, की सहायता से फेंकते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, सिखलाई वाले, ड्रिल प्रैक्टिस वाले और सर्विस वाले। मतलब सर्विस यानी कि जो वास्तव में वॉर में यूज किए जाते हैं वो। तो 3 तरह के हो जाएंगे आपके ग्रेनेड। सिखलाई वाले जिससे आप सीखते हैं, वो डमी होते हैं। ड्रिल प्रैक्टिस वाले और सर्विस वाले। ठीक है। तो इनके फटने का यदि समय पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि हैंड ग्रेनेड जो हाथ से फेंकते हैं वो 4 सेकंड और राइफल वाले को 7 सेकंड लगते हैं। इसके बाद कुछ है रेंज प्रोसीजर। रेंज प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि रेंज पे यदि पूछा सुरक्षात्मक उपाय क्या हैं तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं कि रेंज निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय हैं। पहला, रेंज फायरिंग पार्टी फायर स्थान से 100 मीटर दूर रहे। रेंज के सबसे ऊंचे स्थान पर लाल झंडा लगाएं, उसके दाएं बाएं और पीछे भी लाल झंडा लगाया जाए। लाल जैकेट पहनकर सैनिकों को उचित स्थान पर लगाया जाए। फायरिंग शुरू होने से पहले बिगुल बजाया जाए।
ताकि आसपास के व्यक्ति को फायरिंग की जानकारी हो सके। जब तक हथियार खाली ना हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति टारगेट के पास ना जाए। फायरिंग करने के स्थान पर केवल फायर करने वाले, सिखाने वाले या ऑफिसर ही रहने चाहिए। फायरिंग से पहले और बाद में शस्त्रों का निरीक्षण आवश्यक है। जीवित राउंड है या नहीं उनको बीच में देखो और ये पूछो कि यदि किसी के पास है तो वो वैसे ही जमा करें, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि फायरिंग को समाप्त होने के बाद क्या काम करना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हथियारों का निरीक्षण, ठीक है, एमिशन की गिनती, फायर केस, मिस फायर एवं बचे हुए राउंड को बट रजिस्टर में चढ़ाया जाए, कैडेट्स को परिणाम सुनाया जाए, फायर समाप्ति का बिगुल बजाया जाए, बट पार्टी एवं संतरियों की रिपोर्ट ली जाए, रेंज स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों से नो कैजुअलिटी या नो डैमेज सर्टिफिकेट पर साइन कराया जाए। तो ये है कि फायरिंग के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। इसके बाद हम एक और देखते हैं रेंज प्रोसीजर में कि यदि ये पूछा जाता है कि लाल झंडा है उसकी साइज़ क्या होगी या स्टॉप बट की कितनी दूरी पर लगा होना चाहिए, तो ये 20 इंच के किनारे पर लगा होना चाहिए। स्टॉप बट के दाहिनी तरफ 20 इंच पर लगा होना चाहिए लाल झंडा। और इसकी जो वो होती है मतलब एक नंबर प्लेट भी लगती है यहाँ पे बट पे, तो वो 2 गुणा 3 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें रेंज अलर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फायरर की नॉर्मली रोल तैयार की जाती है। हथियार का पहले परीक्षण किया जाएगा, मिशन का बंदोबस्त किया जाएगा, हथियार की साफ सफाई, सामान, वर्किंग पार्टी को बांटना, ये रेंज के समय पे तैयारियां इतनी सारी की जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपकी वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी मैंने बता दिया। अगर बट पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं एक स्टॉप बट होती है, एक फायरिंग बट होती है। तो ये 2 तरह की बट होती हैं। और बाकी कुछ खास है नहीं, बाकी आपको जो खास लगे आप वो पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।